नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी एलएसी पर रक्षा मंत्री के जवाब की, प्रशांत भूषण के केजरीवाल पर बड़े खुलासे की, जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी, एनडीए में क्या होगा चिराग का हिस्सा और मध्य प्रदेश में क्या है सिंधिया वर्सेस कमलनाथ का किस्सा। साथ ही बात होगी ममता बनर्जी के नए दांव की और आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर एडीबी के आंकड़ों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सांसदों के वेतन में 1 साल तक होगी 30% की कटौती। लोकसभा में पास हुआ विधेयक, सोमवार को राज्यसभा कर चुकी है इस विधेयक को पास। संजय राउत ने किया जया बच्चन का समर्थन, बोले कुछ लोगों की वजह से देश की संस्कृति बदनाम हो रही है। प्याज निर्यात प्रतिबंध पर राकांप नेता शरद पवार ने की पुनर्विचार की मांग, कहा प्याज निर्यात प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की भारत की छवि को होगा नुकसान। स्वास्थ्य मुसीबत का खेल प्रतियोगिताओं पर भी दिख रहा है असर। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने थॉमस और उबेर कप को किया स्थगित। डेनमार्क मास्टर्स को किया रद्द। 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क में होना था थॉमस और उबेर कप। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 287 अंक की मजबूती के साथ 39,044 पर और निफ्टी 81 अंक की बढ़त के साथ 11,521 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष की मांग पर आज राजनाथ सिंह ने एलएसी को लेकर लोकसभा में बयान दिया। सरकार चर्चा को लेकर तो पहले ही मना कर चुकी थी, लेकिन विपक्ष को उम्मीद थी कि राजनाथ ये जरूर बताएंगे कि हमसे चूक कहां हो गई थी जो आज ऐसे हालात हो गए। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के सवालों पर कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हालात तनावपूर्ण है। एलएसी के हालात के बारे में विपक्ष सरकार से जवाब चाहता था। इसी के चलते संसद सत्र के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने बताया कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है, जिसका जवाब देने के लिए भारत को भी उतनी ही संख्या में अपने जवान तैनात करने पड़े हैं। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगला और पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर हालात तनावपूर्ण देखते हुए भारत ने जवानों की तैनाती बढ़ाई है। हालांकि एलएसी पर फिलहाल जो स्थिति है उस पर ज्यादा खुलासा करना सही नहीं होगा, इसलिए वो चाहकर भी हर जानकारी नहीं दे सकते। ये मामला काफी संवेदनशील है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच राजनाथ सिंह का ये बयान काफी महत्व रखता है, लेकिन विपक्ष को शायद रक्षा मंत्री का जवाब संतोषजनक नहीं लगा और यही कारण है कि विपक्ष राजनाथ सिंह के बयान पर लोकसभा से वॉकआउट कर गया। राजीव जी, 20 मई को यह खबर आती है कि चीन पैंगोंग लेक में फिंगर 8 से आगे बढ़ते हुए फिंगर 4 तक आ गया है। इसके बाद लगातार चीन की घुसपैठ की जानकारी सामने आती चली गई। सिर्फ पैंगोंग लेक ही नहीं, कई जगह चीनी जवानों ने घुसपैठ की है। जिस जमीन पर हम दावा करते थे उस पर चीन के जवान कब्जा जमा चुके थे, लेकिन अभी तक सरकार ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तो क्या हम ये माने कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का क्षेत्र जिस पर अब तक भारत का दावा था उसे सरकार छोड़ रही है? चीन ने अगर हमारी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया तो हम उससे कौन से जमीन वापस मांग रहे हैं और बातचीत किस मुद्दे पर हो रही? देखिए सृष्टि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में एलएसी पर जो बयान दिया है वो इस सरकार के उस रवैये को ही दर्शाता है जिसमें वो किसी बात की जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। संसद में अगर आज राजनाथ सिंह ये कह देते कि चीन ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो ये बात आधिकारिक तौर पर दर्ज हो जाती और इस सरकार की नाकामी की लंबी सूची थोड़ी और बढ़ जाती। इसीलिए इस मुद्दे पर शुरू से सरकार ने गोलमोल बातें करने का सिलसिला जारी रखा है। पीएम मोदी तो लद्दाख तक जाकर आ गए, यहाँ उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की, अस्पताल जाकर घायल जवानों से मिले, लेकिन चीन का नाम लेने की हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई। मोदी जी तब भी यही कहते रहे कि हमारी जमीन चीन के हाथों नहीं गई है। हालांकि जब चीनी सैनिक थोड़ा पीछे हटे थे, आपको याद होगा, तो सरकार ने इसे बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। इसका मतलब साफ है सृष्टि कि चीन के सैनिक हमारी जमीन पर आए थे और अब भी शायद बने हुए हैं, क्योंकि एलएसी पर तनाव अब भी बरकरार है, बना हुआ है। सरकार देश की सुरक्षा का संवेदनशील मसला बताकर बड़ी चालाकी से इस मुद्दे पर अपनी नाकामी को छिपा रही है।
सरकार से कोई सेना की खुफिया जानकारी या योजना पर जवाब तो नहीं मांगा जा रहा है, जिसे देने से वो इनकार कर रही है। विपक्ष तो एलएसी पर असल हालत क्या है उसकी जानकारी सरकार की जुबान से सुनना चाहता है, लेकिन मोदी जी तो इस मुद्दे पर मौन धारण करके बैठ गए हैं, मानो उनके मौन व्रत से ही दुश्मन हार जाएगा और एलएसी से वो भाग जाएगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। साल 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। बीजेपी उस समय हार के कारण हताश थी। यूपीए सरकार को घेरने में वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बीच साल 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ। इसी मूवमेंट का फायदा 2014 में बीजेपी को मिला, लेकिन अब अन्ना मूवमेंट से जुड़े प्रशांत भूषण ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो क्या कहा है प्रशांत भूषण ने, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2011 था और महीना था अगस्त का। रामलीला मैदान से अन्ना हजारे सरकार को ललकार रहे थे। सरकार को लोकपाल बिल लेकर आना ही होगा। अन्ना आंदोलन का असर पूरे देश पर पड़ा और सरकार के खिलाफ जगह जगह लोग सड़क पर उतर आए। यूपीए में शामिल दलों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही देश की आवाम ही उनके खिलाफ क्यों होती जा रही है। जनता के गुस्से को देखते हुए यूपीए सरकार लोकपाल बिल लाने को तैयार हो गई। अन्ना ने पूरी सरकार को अपने आगे झुका लिया था, लेकिन अन्ना को भी शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिस खेल में अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी मान रहे थे, वो खिलाड़ी नहीं सिर्फ मोहरे थे। खेल तो पर्दे के पीछे से खेला जा रहा था और ये खेल खेल रही थी बीजेपी और संघ। जी हाँ, जिसे देश अन्ना मूवमेंट समझ रहा था वो हकीकत में बीजेपी और संघ का आंदोलन था। और ये खुलासा किया है उस समय इस मूवमेंट का हिस्सा रहे और आपके संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण ने। भूषण उस समय अन्ना और केजरीवाल दोनों के ही बेहद करीबी थे। प्रशांत भूषण ने बताया कि बीजेपी और संघ ने ये पूरी रणनीति अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर तैयार की थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत बीजेपी और संघ ने ही की थी। यूपीए सरकार को गिराने के लिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने आप भी बीजेपी के इशारे पर ही बनाई थी। प्रशांत भूषण ने ये दावा किया कि अन्ना हजारे को केजरीवाल की मंशा की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। यहाँ तक मैं भी उस समय अरविंद को सही आदमी मानता था, लेकिन 2015 में मुझे अरविंद की हकीकत समझ में आने लगी। मैं समझ गया था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अरविंद केजरीवाल का चरित्र मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया। प्रशांत भूषण के बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले ही ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल की आप बीजेपी और संघ लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और अन्ना मूवमेंट यूपीए सरकार को गिराने के लिए ही तैयार किया गया था और आज ये साबित भी हो गया है। हमें जो पता था उसकी पुष्टिकरण आपके संस्थापक सदस्य ने भी कर दी है। प्रशांत भूषण ने बीजेपी के उस अभियान की पोल खोल दी जिसमें बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर यूपीए सरकार को बदनाम किया था। बीजेपी ने चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब बीजेपी के लिए मुद्दे बदल गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें इस समय बिहार पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद अब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कब तक हो सकता है चुनाव का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी को इंतजार है। इसी बीच चुनाव आयोग की टीम ने बिहार में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। आयोग की टीम ने राज्य के अलग अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों की जांच की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि आयोग की टीम ने 2 दिनों तक बिहार में तैयारियों का जायजा लिया और अब आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आयोग की टीम ने मुजफ्फरपुर और पटना में स्थानीय अधिकारियों के साथ मुलाकात की। आयोग ने 16 जिलों में चुनावों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, जहां चुनाव कराना आयोग के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि बिहार में 17 जिले ऐसे हैं जहां हाल ही में आई परेशानी से लगभग 69 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य का दौरा करने के बाद अधिकारियों को मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही विकलांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। आयोग की टीम अब अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपेगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
इस बात की संभावना है कि 2-3 दिन में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आयोग की तैयारियां तो पूरी है, लेकिन एनडीए